तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जाते जाते अपील करी थी, वोट कास्ट करके आइए। वोट कास्ट किया या नहीं सोच के बताइए, और अगर नहीं किया है घर से निकल जाइए और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं। बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं। अगर अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना है और आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना है तो उसके लिए आपको ईमानदारी से वोट करना पड़ेगा। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, और प्रयागराज से क्या बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। रिपोर्टिंग हो रही है हडिया विधानसभा के बूथ संख्या 311 पर वोटिंग हो रही है। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि रिवोटिंग हो रही है, और रिपोर्टिंग आज करवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत मिली थी। पुनर्मतदान और दस्तावेज चूंकि गायब हो गए थे, इस वजह से पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। 5वें चरण में मतदान हुआ था, लेकिन आज रिवोटिंग करवाई जा रही है। बूथ संख्या 311, जहां पर अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो बम्पर वोटिंग चल रही है, 11.80%। लेकिन ये आंकड़ा 9 बजे तक का। फोन लाइन पर आनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए हुए, और इतना नजर बनाए थे कि इनके गले की जो आवाज थी वो धूमिल होती हुई नजर आई थी। आज आवाज मेरे ख्याल में शायद ठीक हो गई हो। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं हंडिया की पिछली बार की कंपैरेटिव की? इस बार जो वोट परसेंटेज है वो तो बढ़िया निकल करके सामने आ रहा है। हलिया इलाका का एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर सुबह तकरीबन 8 बजे से वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो लोगों का रुझान है, जो पहले के अपेक्षा जो मतदान हुआ तो उसकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, और सुबह से लोग लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। दरअसल इस यहाँ के कुछ कागजात थे गुम हो गए थे, जिसमें जिला प्रशासन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया था और पुनः मतदान के लिए इंस्टीट्यूट की थी वहाँ के कुछ प्रत्याशियों ने। तो उसके आधार पर ये पुनः मतदान किया जा रहा है, जिसमें से 311 मानिकपुर हलिया का इलाका है, स्कूल जिसे कहा जाता है, और प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर 300 पुनः मतदान किया जा रहा है। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन या चुनाव आयोग पूरी तरीके से मतदान केंद्र पर निगाह बनाए हुए है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। और इसके अगर बात करें लोगों के रुझान, देखिए, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम दर्शक भी कि ये जो सीट है हटिया का 311 बूथ पर जिस पर ये वोटिंग चल रही है, ये जो वोटिंग है वो किस दल को प्रभावित कर सकते हैं? बहुत माइन्यूटली मेरे सवाल को सुनिएगा। ये जो वोटिंग चल रही है ये किस दल को प्रभावित कर सकते हैं, और ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है ये किस दल को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, ये जो हलिया का इलाका है कहा जाता है, और भाजपा ने भी इस पर कुछ सेधमारी कर रही है। बसपा का थोड़ा सा सेधमारी है। कोरिया लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। जो सिंह है बीएसपी से विधायक थे और अब इस वक्त बीएसपी को सपा में शामिल है, उनका काफी मजबूत कहा जाता है। ऐसा में अगर चुनावी मतदान ठीक प्रतिशत रहा तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी के पक्ष में जा सकता है। इसको बीजेपी इसके सारे विकल्प को तोड़ रही है, बसपा भी तोड़ रही है। उनका ये कहना है सपा ज्यादा यहाँ वोट उसका परसेंटेज नहीं दे पाएगी, भाजपा और बसपा भी ले सकती है। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई टाइप का दिख रहा है, लेकिन सपा को उनसे मतदान का फायदा सीधा नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद। साझा आनंद हमारे साथ में जुड़े। हडिया का 311 बूथ जिस पर 11 कुछ फीसदी अभी तक मतदान दर्ज हुआ है। मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा है इस क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात ये है, और बता रहे हैं गढ़ हमेशा से सपा के लिए रहा है, सपा को सीट पहुंचाया है। तो कितना इसके लिए बेनिफिशियल होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो रिपोर्टिंग है स्टार्ट हो चुकी है, और आगे जो लास्ट में वोटिंग परसेंटेज होंगे वो क्लियर करेंगे किधर चुनाव जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ उनके तेवर हैं, ये जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि फाजिल नगर का समीकरण दुबला पतला नजर आ रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, पडरौन से चुनाव लड़ रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन इस बार अपनी जो सीट है उसको शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करके कहाँ पहुंचे हैं? फाजिल। बाहरी होने का टैग उनके ऊपर था, लेकिन कि मौर्याओं का गढ़ है फाजिल नगर, इस वजह से उनको सेफ सीट लगी, इस वजह से वो फाजिल नगर गए हैं। तो क्या फाजिल नगर के मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार कर पाएंगे, या जो ट्रेजेडी हुई है वो ट्रेजेडी सिंपैथी वोटर्स में
सिंपैथी वोट्स में तब्दील हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो बातचीत हुई है वो आपको सुना रहे। छठे चरण का मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, और खास बात है कि इस छठे चरण में कई कद्दावर नेता इस मैदान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, कल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, हम देख भी रहे तस्वीरों में गाड़ियां यहाँ पर हुई हैं। कैसे देखते हैं, कैसे, क्या जो समीकरण बताए गए क्या वो वही सच था? लेकिन जो वीडियो आए उसमें देखा कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी की गई, क्या कहना? देखिए, प्रचार का अंतिम दिन था, सब प्रक्रिया हम लोग तो हमारे साथ कार्यकर्ता भी प्रायोजित तरीके से ये लोग दुबौली के रायपट्टी गांव में पहले से एक घर में लाठी डंडा सब कुछ व्यवस्थित रखे और वहां से झुंड में सारे लोग अपने अपने हाथों में लाठियां, हाकियां, डंडे, कट्टे, लोहे की सरिया लेकर के पिस्टल लहराते हुए हमारे काफिले पे धावा बोला। आगे की 3-4 गाड़ियां निकल गई थी। जैसे मेरी गाड़ी पहुंची, उन्होंने सोचा कि मोदी जी में बैठते हैं, इसी में होंगे। ये तो संजोग था कि मैं उस दिन अपने मित्र की गाड़ी में, अपनी गाड़ी के आगे चलने वाली गाड़ी में बैठ गया। मैं नहीं था। मेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी के पीछे जितनी भी गाड़ियां थी, सबको पूरी तरीके जो हालात मेरी गाड़ी का है, यही हालात सारी गाड़ियों का था। एक एक करके लोहे के सरिया से, हाथी से पीट, लाठी से पीट करके ना पूरी तरह केवल तोड़ा, जो भी गाड़ियों में बैठे उनको पूरी तरह मारा। किसी का सिर फटा, किसी का होंठ फटा, किसी की दांत फटे, किसी का कान फटा, किसी का हाथ फटा हुआ, किसी की पैर में चोट आई, किसी की पीठ में चोट आई। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच वो इतना शर्मनाक था, इतना शर्मनाक था, शायद मैं इस गाड़ी में होता आज मैं आपसे बात करने लायक नहीं होता। आखिरी सवाल है, गर्मी सर्दी के बयान आए पहले, उसके बाद अब बुलडोजर कहकर उसके बाद रेडी खड़ा हुआ है का बयान पर। अब बुलडोजर चलेगा, जो योगी राज का घमंड है उस पर चलेगा, और गर्मी उतरेगी। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो योगी जी गर्मी उतार देगी और योगी सरकार की पिटाई कर देगी। आपसे बात की स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, तो घर से निकल रहे हैं और फाजिल नगर के अलग अलग बूथों पर जाकर वहां के समीकरण को समझेंगे। फिलहाल उनका कहना है कि 10 मार्च के बाद गर्मी दूसरों की उतरने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उतरने वाली है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं कि वो गाड़ी है जहां पर उन पर हमला हुआ था, और इसी गाड़ी के काफिले में स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। लेकिन उनका कहना है कि वो दूसरी गाड़ी में होने की वजह से फिलहाल बच गए थे। लेकिन अभी देखना होगा कि जो फाजिल नगर की जनता है वो अपने पुराने समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे संसारी, जो बसपा बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर मैदान में है, उनको ऊपर समर्थन देती है, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल है उनको साथ देती है। कैमरा पर्सन व्यास के साथ फखर, जनता टीवी, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जनता गर्मी निकाल देगी, बुलडोजर भाजपा के ऊपर चढ़ा देगी, तमाम तरह के उनके दावे। हालांकि भाजपा कह रही है कि इस बार सपा की गर्मी निकलेगी। सपा के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो कह रहे हैं कि भाजपा की भाप निकलेगी। सोचिए, तमाम चीजें, ये जो चुनाव है इसमें बड़बोलेपन। राधा मोहन दास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से राधा मोहन दास, जिन्होंने अपनी सीट सेक्रीफाइस करी है। किसके लिए? ये आदित्यनाथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए, लगातार कद्दावर विधायक हैं इस क्षेत्र से, विधायकी बचाते आए हैं, विधायकी दर्ज कराते आए हैं, लंबे मार्जिन से जीत दर्ज करते आए हैं, और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीट दे दी। हालांकि कहा जा रहा था कि इसके बाद विरोध उनका देखने को मिलेगा, और जब विरोध होगा तो विरोध विपक्ष सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राधा मोहन दास जो है वो पक्ष में आ गए बीजेपी के, और समीकरण जो थे वो सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि जिस तरह का इनका राव रंग है, तेवर है, अटायर, वो साफ तौर पर बता रहा है कि जरूर कोई तो वादा किया होगा, यूं ही कोई वफादार तो नहीं होता। देखिए, वोट कास्ट करने जा रहे हैं राधा मोहन दास, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, बूथ पर पहुंचे हैं, और सब परिवार, उनकी पत्नी भी उनका परिवार साथ में है। शाम को 6 बजे तक छठे चरण की वोटिंग चल रही है। राधा मोहन दास पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप भी निकट घरों से पॉडकास्ट कीजिए। जनता टीवी आईएनएच परिवार आपसे अपील कर रहा है।
बेहद जरूरी है वोट कास्ट करना, क्योंकि ये स्याही आज उंगली पर नहीं लगी। बहुत मुश्किल है कि आप अपने सूबे का, अपने क्षेत्र का बेहतर इतिहास लिख सकें। हमारे कैमरे जी जी हम भेज दें आप? हाँ, भेज दीजिए। तो चक्रव्यूह का छठा द्वार है, बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात थी। राधा मोहन दास जिन्होंने कास्ट किया है अपने परिवार के साथ में, परिवार के साथ वोट कास्ट किया है राधा मोहन दास ने, और उसके बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब भी हो रहे हैं। राधा मोहन दास उसके बाद बहुत लगाने लग गए लोग कि आप अलग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चलिए लड़ेंगे, कुछ रहा उसके बाद। देखिए, लोग तो नासमझ होते हैं ना। लोगों को हमारे और योगी आदित्यनाथ के संबंधों के बारे में और हमारे संगठन के प्रति हमारे समर्पण के बारे में और अनुशासन के बारे में पता नहीं था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने 4 बार हमें चुनाव लड़ाया है और हमारी सीट काट के किसी को नहीं दिया है, हमसे एक बड़े व्यक्तित्व को दिया है। हमारा मुख्यमंत्री है वो। तो भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई निर्णय लेती है और कोई योजना बनाती है तो उसके पीछे अपने एक निहितार्थ होते हैं। पार्टी का ये मानना था कि योगी जी अगर वो से लड़ेंगे तो पूर्वांचल की सीटों पर, गोरखपुर शहर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटों पर, देवरिया, महाराजगंज, इन सारी सीटों पर पार्टी को बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जिस पार्टी ने मुझे 20 साल तक विधायक बनाया है, वो पार्टी अगर आज मुझे कहेगी कि अब आप थोड़ा आराम करिए और हमें मुख्यमंत्री को यहाँ से भेजना है, और मैं पार्टी के शासित कार्यकर्ता होने के बाद 20 साल करता रहा हूँ, मुझे खुले दिल से और उल्लास के साथ इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए जब पहली 15 तारीख को ये बात आई तो मैंने उसी समय बयान दे दिया था कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के निर्णय का स्वागत करता हूँ। सर, जब ये बात हो रही थी तो क्या आपसे इस पे आप पक्ष जानना चाहते थे पार्टी? देखिए, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा की आंतरिक बातों को भाजपा के बीच में कहते हैं। अच्छी बातों को भी बाहर कहना और बुरी बातों को भी बाहर कहना, दोनों अनुशासनहीनता है। हमारी पार्टी से, हमारी योगी से, हमारे प्रिय कार्यकर्ताओं से हमारी क्या बातचीत हुई वो मैंने पार्टी के मंच पर कहा है। उसको आपके बीच में कोई जरूरत नहीं महसूस। सर, बस इतना अब जनता ये जानना चाहिए कि इसके आगे आपकी क्या मतलब क्या इच्छा, क्या पार्टी में किसी दायित्व को स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे आगे मतलब? देखिए, मैं तो हमेशा एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। 20 साल तक थोड़ी मेरी डॉक्टरी का काम कमजोर हो गया था। अब मैं नागरिकों की एक चिकित्सक के रूप में सेवा करूँ और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के हित में जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो दायित्व देगी, जो आदेश देगी, उसका अनुपालन करूंगा। लेकिन मुझे संतोष के साथ अब योगी जी यहाँ के विधायक बनने वाले हैं, के साथ चल करके अपने नागरिकों की सेवा करना है। तो राधा मोहन दास का ये जो बयान है, ये बहुत ही सस्पेंसिव बयान है एक्चुअली। आपने देखा, समझा, सुना भी उनको। सोचिए, डॉक्टर हैं और डॉक्टर बिना आश्वस्तता के कैसे कोई चीज कर सकता है। कह रहे हैं नागरिकों की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारी पार्टी के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो आप सामने डिस्क्लोज करूं। ये अनुशासनहीनता होगी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इनको क्या रिवॉर्ड भी देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बात का क्या लग रहा है सर, अभी तक का क्या सर, तो मैंने बात की कई जिलों में,
वहाँ जो रुझान है एक तरफा वोट कमल के फ्रूट पे पड़ रहा है। सर क्या बोलना चाहेंगे, बिकॉज इस बार देखा जा रहा है कि विमेन वोटर्स काफी अच्छा आ रहे हैं और दे आर आल्सो दिस टाइम No, they are absolutely clear in their mind। मैं बोलूं कि अंग्रेजी में आपने अंग्रेजी में पूछा इसलिए मैंने अंग्रेजी में बोला। जहाँ तक हमारी माता बहनों का वोट पड़ रहा है उसमें तो कोई किसी को पूछना ही नहीं है। महिलाओं ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बनाया। सर इस बार पार्टी को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस बार काफी इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, मतलब ऐसे पार्टी का भी इधर उधर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी योजनाएं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के वजह नीतिगत और जिस तरह पूर्वांचल को मोदी जी और योगी जी ने बदलने का प्रयास किया है, बड़ी परियोजना। कभी जो हम नहीं समझते कि दिल्ली के बाद एम्स गोरखपुर में हो जाएगा, फर्टिलाइजर प्लांट चालू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में खुल जाएगा, जो बड़ी परियोजनाएं आई, लोगों ने मन बनाया है कि अगले 5 साल में इसी तरह से और गति से, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मानता हूँ कि अब कोरोना नहीं रहेगा, जो बड़ी परियोजना है वो पूर्वांचल में इसी तरह दिखते। सर आपके वहाँ से कितने है पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और नेतृत्व कह रहा है 300 से ऊपर तो आरपीएन सिंह को सुन रहे थे आप। आरपीएन सिंह साफ कहते नजर आए कि 300 पार का नारा जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनिशियल नेता सभी दे रहे हैं, वही नारा मेरा भी है। अब की बात 300 पार, और हमने कब नहीं सोचा था कि गोरखपुर में भी एम्स आ जाएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत जुड़े हुए हैं और सुभाष जुड़े हुए हैं। रुख मेरा सबसे पहले सुभाष की तरफ होगा। सुभाष, जब मैंने आपसे बातचीत को ब्रेक किया था उस दौरान मेरा निषादों को लेकर के आपसे सवाल था। देखिए दिल्ली में जब संजय निषाद से बातचीत अमित शाह की हो रही थी, उस दौरान अमित शाह ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। हालांकि उस बैठक में अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी और उन्होंने कहा कि आप किस बिहाफ पर मुझसे सीट मांग रहे हैं, आप अपना सर्वे लेकर के आइए कि आप कितनी सीटों पर जीत सकेंगे। उसके बाद संजय निषाद का जो तल्ख रवैया था वो बहुत ही ज्यादा सामान्य हो गया और आज भी संजय निषाद बहुत ज्यादा तीव्र स्वरों में नहीं नजर आए हैं, जैसा कि उनकी तासीर नहीं है ऐसी जैसा वो बोल रहे हैं। क्या निषादों पर उनका होल्ड राजभर की समाजवादी पार्टी में चले जाने के बाद कमजोर हुआ है, और अगर कमजोर हुआ है तो इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? जहाँ तक डॉक्टर संजय निषाद की बात करते हैं तो डॉक्टर संजय निषाद की जो निषाद तो काफी अच्छी पड़ रही है, क्योंकि इसके पहले जमुना निषाद यहाँ पे वो काफी नेता माने जाते थे और दिग्गज माने जाते थे, और जमुना निषाद के जीत के बाद डॉक्टर संजय निषाद जो है उभर कर सामने है और निषादों से इन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाना शुरू कर दी और काफी अच्छी पकड़ इनकी रही है। लेकिन कहीं न इनकी जो है वारदात जो सामने दिख रहा है तो ऐसा महसूस होने लगा है कि ये केवल अपने परिवार का उत्थान कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो है खुद इनके लड़के जो है अभी सांसद है और दूसरे लड़के को ये यहाँ पे ग्रामीण से काफी प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण से उनका नहीं हो पाए तो फिर चौरी चौरा से लड़ा रहे हैं। कहीं न कहीं इनको अवसरवादी और परिवारवादी का जो मामला इनके सामने इनके ऊपर लगा आरोप लगे लगातार, इसको लेकर कहीं न कहीं पार्टियों में लोगों में ये भ्रम की स्थिति हो गई है कि ये केवल परिवारवाद और अपना स्थान कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात कर रहा हूँ प्रकाश राजभर की, प्रकाश राजभर जब गए 2 साल पहले ही वो लगभग बीजेपी से अलग होकर लगातार जो है बयान दिए थे और पिछली जाति को लेकर जो है तमाम लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछली जातियों की या जो है दलित जातियों की जो है में जो इच्छा हो रहा है जिसको लेके जो है अपना काम करते रहे। और जहाँ तक की बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीजेपी पे आरोप लगाया वो उस समय लगाया उन्होंने आरोप जब टिकट का बंटवारा शुरू हो गया और परिवार को उनसे टिकट न मिलने का जो मामला सामने आया, उसके बाद वो हट और ये जो तमाम फैक्टर्स हैं वो कई तरीके के समीकरणों को बिल्डअप कर रहे हैं। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुशीनगर से।
फकीर, जब आप अजय कुमार लल्लू से बातचीत कर रहे थे, अजय कुमार लल्लू की भाव भंगिमा वो बहुत ज्यादा सकारात्मक या नकारात्मक नहीं, उसको बैलेंस्ड भाव भंगिमा कह सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि तुमको राज का समीकरण मौजूदा क्या कहता है? क्या इस बार वोटों का जो विकेंद्रीकरण है, बिखराव है, वो कांग्रेस के लिए कुछ खबरी लेकर नहीं आ रहा है? देखिए, अगर हम पिछले चुनाव की बात करेंगे तो 2017 में जब अजय कुमार लल्लू इसी तमकुही राज से मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, उस वक्त जो लहर चली थी भारतीय जनता पार्टी की, 323 पे जाकर वो रुकी। ठीक है, लेकिन तो जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आरपीएन सिंह अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तमाम दर्शकों को मैं ये साझा कर रही हूँ, अपनी बात आप पूरी कर लें। तो मैं बता रहा था आपको कि अजय कुमार लल्लू ने उस वक्त दर्ज की, जब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, 323 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छुआ, और खास बात है कि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। भले ही वो 47 सीटें लेकर आई, लेकिन वो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी रही। कांग्रेस का बहुत ज्यादा दमखम दिखाई नहीं दिया था, 10 से 12 सीटों पर ही सिमटे थे, लेकिन उसमें अजय कुमार लल्लू जरूर शामिल थे, और उस वक्त अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे, इतना बड़ा नाम भी नहीं था। तो फिलहाल अजय कुमार लल्लू को लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही है कि अभी भी वो इस वक्त 2022 के चुनाव में पूरी तरह से लड़ाई में है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच दिग्गज नेता है, उनकी लड़ाई नजर आ रही है। लेकिन तब भी राज्य में अजय कुमार लल्लू ने मैट बनाई, 2017 में चुनाव जीते, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मजबूत लहर चली, उस वक्त चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं उनका जो दमखम है वो दिखाई दे रहा है, चर्चा करती है। और इस बार 2022 में उनकी कैंपेनिंग के लिए प्रियंका गांधी जैसे कई बड़े नेता यहाँ पहुंचे, उनको जगह जगह पूरे में उन्होंने उनके लिए कैंपेन किया। और इस वक्त हम क्या खड़े, ये पुराना तमकुही कहलाता है, पुराना तमकुही कहा जाइए तो जाहिर तौर पर कि ये पुराने वो इलाके हैं, जैसे कि थोड़े से ग्रामीण इलाके कह सकते हैं इनको आप। इन ग्रामीण इलाकों की खास बात है कि अजय कुमार लल्लू का पहनावा, बातचीत देखेंगे तो काफी मिलता जुलता नजर आता है आपको, उनकी बातचीत में, लहजे में, उनके पहनावे में, कि वो आम आदमी एकदम कॉमन देहात के उसी वेशभूषा में नजर आते हैं। तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि आपकी वेशभूषा जो है बहुत सामान्य सी है। ठीक है, इंद्रजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत बस्ती से जुड़े हैं। बस्ती में वोटर्स का जोश कैसा नजर आ रहा है इंद्रजीत? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो ओके का परसेंटेज है इस समय 11% के करीब तकरीबन हो चुका है, और इससे एक छाया भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ लगातार जो है, इस समय मैं बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा के गायघाट बूथ में खड़ा हूँ, जहाँ की आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ तकरीबन जो है 6 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे ही लगातार जो है यहाँ लाइनें देखने को मिल रही है, और लोग अपना मताधिकार का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है इंद्रजीत, बड़ी खबर सामने आ रही है, बलिया से बड़ी खबर है। बलिया में फेफना में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। बूथ संख्या 153, 150, 151 जहां पर मतदान का बहिष्कार हुआ। सोचिए, बूथ बहिष्कार हुआ है, मौके पर अफसर पहुंचे, ग्रामीणों को मनाने की कवायद चल रही है, रेलवे क्रॉसिंग की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। सोचिए, गांव रेलवे क्रॉसिंग की मांग के लिए अगर ग्रामीणों को बहिष्कार करना पड़े, तो ये जो है कहीं ना कहीं शर्मनाक है। तो अपने वोट का बहिष्कार, अपने सबसे बड़े अधिकार का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई। और डिमांड क्या? रेलवे क्रॉसिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं, उनके अपने हादसों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जनता ठीक, आप तमाम ग्रामीणों से अपील करेगा, और जो आपको संतोषजनक प्रत्याशी लग रहा है उसके पक्ष में वोट दीजिए। जरूरी नहीं है कि माहौल जिसके पक्ष में नजर आ रहा है उसी के लिए आप वोट दीजिए। आपको जो प्रत्याशी लगता है कि आपके लिए काम करेगा, उसके लिए वोट कास्ट कीजिए, लेकिन वोट कास्ट जरूर कीजिए। अगले 5 साल बाद क्या करेंगे, कैसे विद्रोह करेंगे, कैसे बहिष्कार करेंगे, और क्यों आपको अवसर मनाने के आएंगे? तभी आएंगे ना जब आपकी उंगली पर स्याही लगी होगी। तो हम जा रहे हैं ब्रेक पर, आप जाइए बूथ पर वोट